हम लघुत्तम और महत्तम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लघुत्तम और महत्तम के बारे में पढ़ने से पहले कुछ पद या एक तरह से कहा जा सकता है शब्द है जिसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। जैसे इसमें दिया है गुणनखंड या अपवर्तक, फिर इसमें दिया है गुणज या अपवर्त्य, फिर इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये सब क्या है? जैसे हम जानते हैं कि 2 का यदि हम पहाड़ा पढ़ें तो 2 के पहाड़े में 10 आता है। तो यदि 2 के पहाड़े में 10 आता है तो यहाँ पे 10 जो होगा वो 2 का एक गुणज होगा और 2 जो होगा वो 10 का एक गुणनखंड होगा। इस तरह से यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य है तो जो विभाजित होने वाली संख्या है वो गुणज कहलाती है और जो विभाजित करने वाली संख्या है उसको हम गुणनखंड कहते हैं। इस प्रकार से किसी संख्या के गुणज और गुणनखंड को हम निकाल सकते हैं। अब इसमें गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं और गुणज को ही अपवर्त्य कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड को समझने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम एक संख्या को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, यदि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो यहाँ पे आप सबको पता है कि इसको 2 से ले जाएंगे, छोटी से छोटी संख्या से हम ले जाते हैं और वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 बार में जाएगा, फिर यहाँ 5 बार में जाएगा। तो इस तरह से इसको मतलब 20 के अभाज्य गुणनखंड को यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे इस संख्या में 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो ये जो मान हुआ यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये 20 के अभाज्य गुणनखंड है। इस तरह से किसी भी संख्या के या किसी भी प्रश्न के अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें ये वाला आखिर रूप क्या है? तो जब किसी अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिखा जाता है तो इसको कहा जाता है कैनोनिकल रूप। तो इस तरह से किसी भी संख्या के कैनोनिकल रूप को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये दोनों एक ही रूप है लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों को समझने के बाद हम यहाँ पे किसी संख्या जैसे यहाँ 50 लिखा हुआ हो तो इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड नहीं, इसके यदि हम गुणनखंडों को लिखें, प्रश्न दे कि 50 के गुणनखंड लिखिए, तो इसके गुणनखंड हम कैसे लिखते हैं? वो तो अभाज्य गुणनखंड था, लेकिन किसी संख्या के गुणनखंड को हम किस तरह से लिखते हैं? जैसे यहाँ पे 50 के गुणनखंड को लिखना हो तो उस कंडीशन में हमें ये खोजना पड़ता है कि आखिर 50 किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो ये 1 से विभाज्य होता है, 2 से, फिर 5 से, फिर 10 से, फिर 25 से, उसके बाद 50 से। इस तरह से 50 के जो गुणनखंड हुए वो 1, 2, 5, 10, 25 और 50 ये सारे इसके गुणनखंड हुए। अब यहाँ पे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 50 के जो गुणनखंड है वो कुल मिलाकर के 6 है। अब यदि हमें प्रश्न में ये दे दे कि यहाँ पे आपको गुणनखंड नहीं लिखने हैं, इसमें जैसे 50 के गुणनखंड में कितने गुणनखंड है ये निकालना है। इसके गुणनखंडों की संख्या हमें यदि निकालनी हो तो उस कंडीशन में हम इसके गुणनखंडों की संख्या को कैसे निकालेंगे ये समझने के लिए अब हम यहाँ पे इस 50 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। यहाँ पे 2 से कटेगा ये 25 बार में, फिर यहाँ 5 से जाएगा 5 बार में, इसको इतना पे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 2 1 है
और 5 यहाँ 2 है। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे कि 50 में कितने गुणनखंड हैं? तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसके गुणनखंडों की संख्या यदि निकालनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसका जो पावर है, इसके पावर में 1 बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 हमने और बढ़ा लिया। यहाँ पे 2 है इसके पावर में, तो इसके पावर में 1 और हमने बढ़ा लिया और दोनों को आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ आया 2 और यहाँ आया 3, ये गुणा हुआ तो हुआ 6। इस तरह से 50 के गुणनखंडों की कुल संख्या जो है वो 6 आई। यहाँ पे भी यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 50 गुणनखंडों की संख्या 6 प्राप्त होती है। इस तरह से किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये निकालनी हो तो सबसे पहले उसको हम कैनोनिकल रूप में लिखते हैं, और कैनोनिकल रूप में लिखने के बाद उन संख्याओं के जो भी यहाँ पे मान दिए गए हैं उसके जो घात हैं उसके घात को 1 1 बढ़ाते हुए आपस में गुणा कर देते हैं। इस तरह से इसके गुणनखंडों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या ना दे करके यदि किसी प्रश्न में लिखा हो कि इनके गुणनखंडों का योग कितना है, अब यहाँ पे पूछ दे कि इनके गुणनखंडों का योग कितना हो, तो यहाँ पे यदि हम इसको जोड़ के देखें तो ये 50 25 75 10 85 5 85 और 5 90 और ये हो गया 93। तो यहाँ पे जो 50 हैं, 50 के जितने भी गुणनखंड हैं उसके गुणनखंडों का के योग जो आया हमें वो आया 93। यदि इसको निकालना हो तो हम बिना गुणनखंड किए या इसको हम बिना लिख के जोड़े कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें इसे कैनोनिकल रूप में ही लिखना होगा। अब इसका कैनोनिकल जो रूप होगा वो हमारे पास आएगा इस फॉर्म में। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके गुणनखंडों का योग यदि निकालना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 दिया था तो 2 के पावर 1 था, यहाँ फिर प्लस लिखेंगे। इसके पावर को जो पावर है इसको घटते हुए क्रम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 से छोटा मान होता है 0। अब 0 से नीचे हम नहीं लिख सकते, इसको इतना पे ही छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें हम गुणा कर देंगे इसका जो पावर है इसको लिखते हुए, जैसे पावर यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद इसका पावर 1 करेंगे, फिर इसके बाद इसका पावर 0 कर देंगे। इस तरह से ये जो संख्या है इसमें जो पावर दिया हो मतलब इसी संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद पावर को घटाते 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 0 तक करेंगे और सबको जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे जोड़ना है, इसको भी हम इसी तरह से घटाते घटाते जोड़ते जाएंगे, लेकिन इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इसी तरह से यदि कोई और मान दिया हुआ हो तो उसके पावर को भी घटाते घटाते 0 तक ले जाएंगे और सभी पावर के मानों को जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद लास्ट में आपस में गुणा कर देंगे। यदि इसके पावर को देखा जाए तो ये मान होगा 2, और यहाँ पे ये पता है किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 3। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये होगा 25 25 और ये 5 30 और 1 31, तो 31 दिया यहाँ पे हमारे पास आ गया 93, जो पहले से हमें पता है। इस तरह से किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग और उनके कितने गुणनखंड है उसकी संख्या को निकाल सकते हैं, और उसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है इसको हम इस तरह से लिख करके भी निकाल